फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ और उन्होंने बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को भेमई कांड में मार दिया। लेकिन ये बात असत्य है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ पूरे भारत की मीडिया को, आपको भी, कि अगर कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने जो भेमई कांड में सिर्फ ठाकुरों को मारा है या उन लोगों को मारा है जिन्होंने उनके साथ कभी कुछ गलत किया हो। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। दर्शकों, स्वागत है आपका एटीएन न्यूज और मुद्दे की बात में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है पहचान की मोहताज नहीं है, नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा, जिन्हें देश और पूरा विश्व हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानता है। बहुत सारी खूबियां इनकी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें लोग याद करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हिंदुओं को गौरवान्वित किया है। इन्होंने देश का जो सिर है वो ऊंचा किया है और आज ये पहुंचे हैं पलवल में। आज स्वागत है शेर सिंह राणा जी का पलवल में और एक विशेष बातचीत कर रहे हैं मुद्दे की बात और एटीएन न्यूज के साथ में। हम कुछ ऐसे पहलू टच करेंगे। शेर सिंह राणा क्यों है जी। शेर सिंह जी, अगर मेरे को याद हो, एक भेमई कांड हुआ तो उसके बाद एक प्रतिशोध आपके अंदर पनपा और कहीं ना कहीं जो रास्ता अपनाया वो अपराध का था, वो आपने किया और अपराध होने की वजह से एक सुर्खियों में आए। फूलन देवी की हत्या हुई और उसमें शेर सिंह राणा एक चर्चित हुआ पूरे देश में कि फूलन देवी की हत्या शेर सिंह राणा ने की। हत्या की, अपराध किया तो जेल भी गए। लेकिन जेल जाने के बाद एक ऐसा कारनामा आपने किया, वो ये कह सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि वो जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम आपने किया और एक आसान काम नहीं था। जिस पृथ्वीराज चौहान के नाम से हर देशवासी गौरवान्वित होता, अपने आप को गौरव महसूस करता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और उनकी जो अस्थियां थी अफगानिस्तान में अपमानित हो रही थी, आपने उन अस्थियों को लाने का एक कारनामा किया। और जेल में आपको एक प्रेरणा कैसे मिली? हालांकि आप जेल से गए, वो भी एक गैर कानूनी था, लेकिन वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं जो काम आपने किया। अगर हम बात करें एक देशवासी के नज़र से, जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके नज़रिए से बात करें, क्योंकि एक पृथ्वीराज चौहान एक गौरव है देश का, आप अस्थियां लाए वहां से, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको जी? देखिए, सबसे पहले आपने भेमई कांड का जिक्र किया तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। अब तक लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ और उन्होंने बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को भेमई कांड में मार दिया। लेकिन ये बात असत्य है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ पूरे भारत की मीडिया को, आपको भी, कि अगर कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने जो भेमई कांड में सिर्फ ठाकुरों को मारा है या उन लोगों को मारा है जिन्होंने उनके साथ कभी कुछ गलत किया हो, तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मेरा दावा है कि फूलन देवी ने भेमई कांड में जिन लोगों की हत्या की है उसमें मरने वालों में दलित समाज के व्यक्ति भी हैं, पिछड़े समाज के व्यक्ति भी हैं और मुसलमान भी हैं और ठाकुर भी हैं। मैं बाकायदा उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। भेमई कांड में जिस फूलन के द्वारा जो है एक व्यक्ति जो मारे गए हैं उनका नाम है तुलसीराम मौर्य, जो कि सैनी समाज के हैं, कुशवाहा मौर्य समाज के हैं। एक है राम अवतार कठेरिया, जो कि धानक समाज के हैं, दलित समाज से वास्ता रखते हैं। एक है नजीर खान, जो कि मुसलमान है। तो ये मिस्त्री और मजदूर थे, वहां पे गांव में मजदूरी करने गए थे उस दिन और इन लोगों को भी फूलन ने मार दिया। इसके अलावा जितने भी लोग उसमें मरे हैं सब लोग गांव के साधारण और आम लोग थे। कोई भी उसमें डाकू नहीं था, कोई भी बलात्कारी नहीं था। अगर फूलन देवी अपने बलात्कार या अपने साथ किए अन्याय करने वाले लोगों को मारती तो मुझे लगता है कि हम सबसे बड़े उनके प्रशंसक होते। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने आम आदमियों को, जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपना भय कायम करने के लिए, अपने डाकू गिरोह का भय कायम करने के लिए वो सब हत्याएं की। समय समय पर उन्होंने डाकू के रूप में हत्याएं करी, 100 से भी ज्यादा लोगों को हत्या करी। तो मैं ये मानता हूँ कि भेमई कांड का जिसका बार बार नाम लिया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि फूलन ने बेगुनाह लोगों को मारा और हर जाति और धर्म के लोगों को मारा। जो मैंने नाम आपसे बताए हैं वो FIR में दर्ज हैं और मेरा चैलेंज है कि इसको कोई भी चेक कर सकता है। अब प्रश्न हमारा ये है कि शेर सिंह राणा, जो शेर सिंह राणा बने, अस्थियों को अफगानिस्तान से लेकर आए, उसकी जो प्रेरणा आपको मिली, जो शेर सिंह राणा आज हैं, जो उनका उदय हुआ जी, वही उसी पर ही मैं आ रहा था। तो मैंने आपको उस भेमई कांड के बारे में बताया और जिसके कारण से ये सब आपने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। सबको मालूम है कि मैं तिहाड़ जेल में गया उनके हत्या के आरोप में सन 2001 में। वहाँ पे मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, जो हमारे देश की आन बान शान है, जो हम किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब के वो महान पूर्वज हैं।
उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता था 800 सालों से भी ज़्यादा से। तो जब ये बात पता चली तो मैं सन 2004 में तिहाड़ जेल से फरार हुआ और फरार होकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा और वहां से अपने आखिरी हिंदू सम्राट की जो है मिट्टी लेकर वापस भारत आया सम्मान के साथ। और उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया और बचा हुआ हिस्सा जो है वो मैंने कुछ सामाजिक संगठनों को दिया। तो उन्होंने एक स्मारक के रूप में चबूतरे का निर्माण किया, उसमें वो सारा सामान रखा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में। राणा जी, ये बहुत कठिन टास्क थी अपने आप, इसमें आपकी मदद भी की होगी, चुनौतियां बहुत रास्ते में आई होंगी, आपको कैसे पार पाया, क्या क्या चुनौतियां आई आप और किन लोगों ने मदद किया? देखिए, चुनौतियां तो जीवन में हर पल होती हैं और चुनौतियों से लड़ना ही हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है। अफगानिस्तान का माहौल आप सबको मालूम है और उस दौरान जब मैं वहाँ पे गया था तो जो अमेरिकन फोर्सेस थी, नाटो फोर्सेस थी, उनकी और जो तालिबान थी उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसके कारण माहौल और भी ज़्यादा ख़राब था, टेंस था। लेकिन जब आपने अपने लिए कोई बात ठान ली है और ईश्वर की भी ऐसी इच्छा हो, लोगों का भी उसमें आशीर्वाद हो, तो सफलता मिलती है, जो कि मुझे मिली। और क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो चाहे वो भारतीय हों और चाहे अफ़गानिस्तान के भी कुछ लोग हों, उन्होंने हमारी भरपूर सहायता करी। उन्हीं के सहायता के दम पर इतना बड़ा कार्य कर पाया मैं, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं लाखों उन करोड़ों लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिनका आशीर्वाद मेरे साथ साथ चला, क्योंकि मुझे वहाँ पे पकड़ भी लिया गया था, लेकिन उन्हीं सब के आशीर्वाद से मेरे जीवन की रक्षा हुई। और छूटने के बाद मैंने दोबारा प्रयास किया और फिर सफलता प्राप्त हुई। वहाँ की जेल में रहना पड़ा आपको? नहीं, वहाँ की जेल में नहीं रहना पड़ा, वहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ा और फिर कुछ ऐसे हालात बने कि उनके चंगुल से मैं छूट गया। एक चीज उत्सुकता है हमारे अंदर भी है और सब जानना चाहेंगे, जो पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां वहाँ रखी थी, सुरक्षा में थी या खुले में ऐसी रखी हुई थी? देखिए, वो एक गांव के इलाके में थी, उसकी कोई ऐसे सरकारी सुरक्षा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो अनेक लोगों की समाधियां हैं, हमारे भारत में भी है, तो ऐसे कोई समाधियों को कोई सुरक्षा में तो रखा नहीं जाता। लेकिन वो ग्रामीण इलाके में थी और गांव में, मान लीजिए, इसका आप ग्रेविटी समझ सकते हैं खतरे की। मान लीजिए आप यहाँ पलवल में हैं, अभी पलवल के किसी मंदिर से रात को कोई 12 बजे कोई मूर्ति को उठाने लगे और गांव के लोग उसको पकड़ लें, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए आप अफगानिस्तान में हैं, वहाँ पर आप रात के 12 बजे 1 बजे खुदाई कर रहे हैं किसी गांव में, किसी स्थान पर, अगर वहाँ पे कोई आपको पकड़ लेगा तो क्या परिणाम होगा? ना तो वहाँ पुलिस है, ना कोई आएगा आपको बचाने के लिए, तो वहाँ आप तो वहीं आपकी कब्र बनेगी। जब भारत जैसी जगह पर मुझे लगता है कि पब्लिक पीट पीट के मार देगी जब तक पुलिस आएगी, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए मंदिर में, तो यही एक खतरा था। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई पुलिस खड़ी थी सुरक्षा के लिए, और उसकी जरूरत भी नहीं थी। मतलब किसी समाधि की सुरक्षा के लिए पुलिस क्यों खड़ी होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ आप पहचान बदल के गए होंगे, नाम बदल के गए होंगे, बिल्कुल। तो वो किन लोगों ने मदद की थी आप? क्योंकि बात ऐसी है कि आप वहाँ हिंदू शेर सिंह राणा बन के जाते हैं तो शायद आपको मदद नहीं मिल पाती। देखिए, गया तो मैं हिंदू बनकर ही था। मेरा संजय गुप्ता नाम से मैं वहाँ पे गया था। मेरा जो भारतीय पासपोर्ट बना जिस पर मैं अफगानिस्तान गया, वो संजय गुप्ता के नाम से था। और ये जो संजय गुप्ता के नाम का जो पासपोर्ट है जिस पर मैं गया अफगानिस्तान, इस पर अभी भी मेरा मुकदमा जो है विचाराधीन है पटियाला हाउस कोर्ट में, जिस पर मेरी तारीख लगती है। तो संजय गुप्ता के नाम से ही गया मैं अफगानिस्तान भी। लेकिन वहाँ पर जहाँ पे पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ पे मैं अपने आप को पाकिस्तानी व्यक्ति बताता था, अपना नाम भी अलग बता देता था। लेकिन मान लीजिए कहीं पर पासपोर्ट दिखाने की जरूरत पड़ती थी तो वहाँ पे संजय गुप्ता का नाम ही पासपोर्ट में था, तो वही दिखाना पड़ता था। कितना समय लग गया था आपको इसको पूरा करने? मैं करीब 3 महीने वहाँ पर रहा। इस 3 महीने में मैंने इसकी खोजबीन की कि कहाँ पे मौजूद है इनकी समाधि, और उसकी खुदाई करके वापस लेकर आया। हम अंत में यही कहेंगे कि ना भैमई कांड होता, ना शेर सिंह राणा के अंदर प्रतिशोध की आग जलती, ना वो तिहाड़ जेल पहुंचते, जैसा कि हत्या करने के बाद फूलन देवी की हत्या करने के बाद जेल पहुंचे, ना वहाँ वो पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पढ़ते, और ना उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती कि वो अपने जो सम्राट हैं,
जो देश का गौरव है, जो अफगानिस्तान में अपमानित हो रही हैं उनकी अस्थियां, उनको लाने का जज्बा उनके अंदर जागा। तो ये कह सकते हैं कि सब नियति का एक खेल था। और फूलन देवी, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हर एक देशवासी ये चाहता है और उसको सराहता है कि आज पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां हमारे देश में सम्मान के साथ पहुंची हैं। और ये उनका बलिदान रहा, इसमें उनका योगदान रहा, सहयोग रहा। धन्यवाद राणा जी, आप जुड़े हुए थे एटीएन न्यूज में एसएस राठौर मुद्दे के बारे में कृष्ण कौशिक के साथ। जी बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम और धन्यवाद।